रात में सोने से पहले हम सभी लोग जो है किचन को क्लीन करते हैं और मॉर्निंग में उठने के बाद जो है ना डायरेक्ट काम करने लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मॉर्निंग में उठने के बाद एक बार अच्छे से और क्लीन कर लेना है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो रात में पता नहीं इस पर छिपकली या कॉकरोच या कोई भी अगर जानवर होते हैं आते हैं घर में तो हमें पता नहीं चलता है। तो एक बार अच्छे से स्पंज से वाइप कर ले, उसके बाद फिर कोई भी काम करें। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है वीडियो डाली हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी दिन से ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और बच्चों की भी साथ में ख़राब थी। तो चलिए यहाँ पर आज शुरुआत करते हैं अपना मॉर्निंग से। आज मैं अपना दिन का कैसा भी मैंने थोड़ा बहुत जब तबीयत ठीक नहीं थी तो शूट की थी, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना आज फर्स्ट टाइम मैंने ना कंट्री डिलाइट का मिल्क मंगाई थी, बफेलो मिल्क की। देखो किस तरह से है, मेरी अम्मी ने मंगाए थे तो बोले थे बहुत अच्छा है करके। मैं सोची मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मिल्क के साथ ना मैंने हरा धनिया मंगाई थी। हरा धनिया अपने बड्स लोग को मैंने कट करके दे दी हूँ। और यहाँ पर ये मिल्क में निकला है मिल्क टेस्ट करने के लिए, कौन सा पतला है गाढ़ा है जो भी है ये बाद में करेंगे। इसके ऊपर सारा जो लिखा है इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कौन सी चीज़ क्या करनी है। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा, कंट्री डिलाइट मिल्क मंगाने का एक फ़ायदा तो है, अगर 12 बजे से पहले रात में हमें अगर कभी अर्जेंट में सुबह में चाहिए, दुकानें तो हमारे यहाँ पर 10:30 बजे 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो अगर हम 11 पौने 12 तक के ऑर्डर कर देंगे ना तो मॉर्निंग में ये दूध आ जाता है। और ये रिसीव कितने बजे हुआ है? 6:23 पे, 6:23 पे इतनी सुबह सुबह आ गया है दूध। तो मैंने तो सोची हूँ अगर मुझे अब कभी भी दूध मंगाना हो तो मैं कंट्री डिलाइट से मंगा लूँगी। अब ये कितना थिक है, इस पर मलाई कितनी आती है ये गर्म करने के बाद पता चलेगा। अच्छा, तो मिल्क मैंने ना आधा लीटर ही गर्म की थी। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड बोलने लगे आधा लीटर में क्या होगा, पूरा ही गर्म कर दो। तो मैंने 1.5 लीटर मंगाई थी तो पूरा गर्म कर दी हूँ। अब इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने देती हूँ। उसके बाद इसे फ्रीज़ में रख दूँगी ताकि जितनी भी मलाई वगैरह हो जम के बाहर निकले। फिर इसका रिज़ल्ट आपको बताती हूँ। लंच मैंने ना बनाने के लिए अंडा और आलू को बॉईल करके रख दी हूँ छील के। और जब तक कि यहाँ पर ना थोड़े से कपड़े थे, अभी जो है ना मॉर्निंग में ही वो हमारे यहाँ पर आते हैं ना वो लोग कपड़े वगैरह लेने के लिए। अहमद के अफीफ़ा के और उसके अब्बा के थोड़े कपड़े थे जो काफ़ी दिन से रखे हैं, उसे निकाल कर देने थे। तो मैं सोची निकाल कर दे देती हूँ। पसारा बना हुआ है और मेरे कबाड़ की हालत भी बिगड़ गई। मैं काफ़ी दिन से ना जो सूखे हुए कपड़े हैं ना डायरेक्ट लाकर बिना घड़ी किए ही ऐसे कबर्ड में रख दे रही हूँ, तबीयत नहीं थी ठीक थी करके। तो वो सारी चीज़ें ना अभी सब सही करने की हैं। तो देखिए मैंने लंच वगैरह बना ली हूँ और आपके साथ मैंने आलू और उसकी सब्ज़ी ना काफ़ी टाइम शेयर भी की हूँ, इसलिए मैंने ना नहीं आज दिखाई। और यहाँ पर दूध भी ना ठंडा हो गया था तो मैं अब इसे उठाकर रख देती हूँ फ्रीज़ में और शाम में निकालूंगी। देखते हैं इसमें कितना मलाई निकलता है। अच्छा, तो अभी 4 बज रहे हैं। अफीफ़ा रेडी हुई है और अफीफ़ा अहमद जा रहे हैं अपने दादा के साथ गार्डन में। तो अहमद उसे शूज़ पहना रहा था, एक पहना दिया दूसरा नहीं पहना पा रहा था। आओ इधर मैं पिना दूँ, आ जाओ। लाओ मैं पिनाऊँ। टाटा अफीफ़ा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो मैं जो है ना डॉक्टर के पास से जाकर आ चुकी हूँ और आप लोगों को मैं इसकी डिटेल भी दूंगी। क्या मालूम किसी के साथ हो, अगर किसी ने ना अपना रूट कैनाल वगैरह कराया है तो उसको कितनी ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रीम काफ़ी अच्छी निकली है और
ऐसा लग रहा है डेयरी वैसे तो फ्रेश डेयरी का ही दूध आता है, मगर क्रीम अच्छी निकली है 1.5 लीटर दूध में। और इसे क्रीम को अगर घी बनाना है तो जमा करके भी बना सकते हैं, या फिर इसे बन वगैरह पर लगाकर, रोटी पर लगाकर इंजॉय कर सकते हैं, या किसी ग्रेवी में डालने के लिए ये क्रीम काम आ सकती है। अच्छा, तो मैं पहले रूट कनाल का बताती हूँ। अगर हमने रूट कनाल कराया है तो सबसे पहले उसकी केयर ये करनी है कि वहाँ से हमें कड़क चीज़ें जो है, हार्ड चीज़ें नहीं खानी है। मेरे दांत पे प्रॉब्लम कैसे आई थी, बच्चे लोग जो है भुना हुआ चना चबाते रहते, लेकिन उसके अंदर जो एक पूरा ठोस चना आता है ना, जिसके छिलके भी नहीं निकल रहते, थोड़ा कच्चा रहता है, मुझे उस तरह का ना चबाने का बहुत शौक है। तो मैं वही एक दाना लेके मुंह में रख के ना उसी दांत के नीचे रखी जहाँ पर रूट कैनाल करवाया था, और दबाई। वो तो नहीं टूटा, मगर मेरे दांत है ना अंदर से क्रैक पड़ गए। और फिर उस दिन तो दर्द नहीं मालूम पड़ा, लेकिन दूसरे दिन उसमें दर्द चालू हो गया। दूसरे दिन फ्राइडे का दिन था, मैं कुछ भी नहीं खा पाई। उसके बाद ना 3 से 4 दिन जो है ना, मैं सिर्फ और लिक्विड सूप, नारियल पानी, यही सबसे गुजारा की हूँ। खाना नहीं खा पाती थी क्योंकि वो सूज के ना ऊपर की तरफ कैप हो गया था, ताकि दूसरी तरफ से भी नहीं खा पा रही थी। पहले वही जाकर ना एक दूसरे में टच हो जा रहा था दांत। फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई क्योंकि मुझे ना जोगेश्वरी जाना थोड़ा लंबा पड़ता था, और वो टाइम पे थोड़ा वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसने बिना कुछ देखे सुने क्या किया ना, दर्द की दवाई दे दिया 3 दिन की, और उस दवाई से एक भी टाइम आराम नहीं हुआ। उसने दिन में 2 टाइम की मुझे दवाई दिया था, लेकिन मैं खाती 4 टाइम की। 2 टाइम मैं मेडिकल की खाती थी, 2 टाइम डॉक्टर की खाती थी, क्योंकि मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं पड़ता था। फिर 3 दिन बाद वापस गई तो उसने बिना एक्सरे वगैरह निकाल देखे क्या किया ना, मेरे कैप निकाल दिया। हालांकि सुन का इंजेक्शन लगाया था, लेकिन मेरे दांत में इन्फेक्शन था, तो वो सुन भी ना हुआ नहीं, और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। चलो कैसे तैसे कैप तो निकलवा दी दर्द में। फिर उसने जो दवाई दिया ना, उसके बाद कैप निकालने के बाद मेरा एक्सरे किया। एक्सरे में आया इन्फेक्शन है दांत में, और फिर बोला कि पाँच दिन तक ये दवाई खाओ, अगर नहीं आराम होगा ना तो तुम्हारा दांत उखाड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर मैं घर पे आई, एकदम सुकून से बैठकर सोची कि वो डॉक्टर के पास मुझे जाना नहीं चाहिए था। कभी कभी ना डॉक्टर भी लूटने का काम करते हैं। और जो दवाई दिया था ना, उससे मुझे आराम भी नहीं हो रहा था, रात में सो नहीं पा रही थी। किसी भी पोजीशन में सो रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर दूसरे दिन ही मैं जहाँ से अपना रूट कैनाल कराई थी वहीं पर गई, और वहाँ पर मैंने ना सारी प्रॉब्लम बताई। तो वो मुझसे ना सबसे पहले पूछे कि तुमने कुछ कड़क खाए थे। मैं बोली हाँ मैं खाई थी, शायद इसी वजह से वो दर्द चालू हुआ। तो फिर वो एक्सरे निकाले, इन्फेक्शन की दवाई दिए और दर्द की दवाई दिए। उसके बाद मेरे ना 3 दिन में ही दर्द एकदम ख़त्म हो गया। और फिर दोबारा एक बार मुझे बुलाई थी कि आना, वो दांत निकालना ही पड़ेगा, वो भी अब वो उखाड़ के नहीं निकाल सकते हैं। अब उसका ना रूट कैनाल के बाद अगर निकाला जाता है दांत, तो उसको सर्जन ही निकाल सकता है, उसे कट करके निकालना पड़ेगा। फिर मैं 3 दिन बाद गई तो डॉक्टर ने बोली कि अभी अफीफा फीड करती है करके, इसीलिए अभी नहीं निकाल सकते हैं, और तुमको दर्द नहीं हो रहा है तो 3 से 4 महीना वेट कर लो, उसके बाद फिर निकलवा देना, क्योंकि हैवी डोज देंगे जिससे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जहाँ से मैंने रूट कैनाल कराई थी, अगर मैं वहीं पर जाती तो वो पहले मेरा एक्सरे निकालती डॉक्टर, और फिर क्या प्रॉब्लम है वो देखती, उसके हिसाब से करती, वो कैप नहीं निकालती। लेकिन जहाँ मैं दूसरी जगह गई थी, उसने बिना कुछ किए कैप निकाल दिया। और मुझे डॉक्टर ने बताई थी, जब मैं बोली कि उसने मेरा कैप निकाला था तो मुझे बहुत पेन हुआ, तो क्या जब सर्जन करेगा तो दर्द होगा। तो वो बोली कि जब और ये करते हैं ना सर्जन वगैरह, तो उससे पहले इन्फेक्शन को ख़त्म करना पड़ता है दवाई वगैरह से, क्योंकि इन्फेक्शन होता है तो उस पर ना सुन का असर नहीं होता है। और जहाँ से मैंने कैप निकलवाई ना, उसने सुन का इंजेक्शन दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, बहुत दर्द हो रहा था। तो पहले अगर वो एक्सरा निकालती, अगर मैं वहाँ गई होती, उसके बाद फिर वो अगर इन्फेक्शन होता तो शायद कैप नहीं निकालती, उस इन्फेक्शन की दवाई देती। और हाँ, एक बात देखो, जब मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उसे पता चला लास्ट में कि मेरे दांतों में इन्फेक्शन है, फिर भी उसने मुझे इन्फेक्शन की दवाई नहीं दिया, दर्द की दवाई दिया, और बोला 5 दिन बाद वापस आना। तो मैं समझ गई थी कि अब ये मेरा दांत उखाड़ने ही वाला है, पहले से ही इतने दर्द में एक कैप को निकाला है, फिर दांत उखाड़ेगा तो कितना दर्द होएगा, इसलिए मैं वहाँ से गई नहीं। और फिर जहाँ गई थी वहीं पर गई, अपना जहाँ से ट्रीटमेंट हुआ था। तो वहाँ पर मुझे ना इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक भी दी, और फिर दर्द की भी, तो जिससे कि आराम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो कभी अगर कोई डॉक्टर
दवाई देने के बाद उसका आराम नहीं होता है तो फ़ौरन ही डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। तो अभी सब सो रहे हैं, मॉर्निंग है और मैं यहाँ पर अपने लिए ना डोसा बना रही हूँ। डोसा कह ले या चीला कह ले, ओट्स का हेल्दी सा नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने ना क्या की हूँ, ओट्स ली हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा पानी, सोडा और एग्स डालकर ग्राइंड कर ली हूँ एकदम फाइन सा, और उसके अब तवे पे डालकर सेक लेंगे। सिंपल ही है, जिस तरह से हम पैनकेक बनाते हैं, बस थोड़ा सा और पतला चाहिए क्योंकि पैनकेक ना थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। अब इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हूँ नारियल, धनिया और मिर्ची लेंगे। थोड़ी सी दही डालेंगे, लेमन जूस नहीं है इसलिए मैं दही ऐड कर रही हूँ। ये रखी थी मैंने दही जमाने के लिए, लेकिन जब भी मैं थोड़ी सी रखती हूँ ना जमाने के लिए, वो इसी तरह से किसी में काम आ जाती है। तो धनिया मिर्ची को मैंने धुलकर डाल दी हूँ, साथ ही में मैंने चना थोड़ा सा डाली हूँ। नमक ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा हेल्दी सा नाश्ता तैयार है। अब इसे मैं इंजॉय कर लेती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अच्छा, तो मुझे बर्तन धुलना था तो मैं सोची बर्तन धुल रही हूँ, जब तक कि मैं अपना मास्क, फेस मास्क लगा लेती हूँ, वो ड्राई होगा और बर्तन भी धुल जाएगा। तो सारी चीज़ें क्लीन वगैरह हो गई है, मैं भी फ्रेश अप हो गई हूँ और अभी मैं बनाने जा रही हूँ स्नैक्स। तो कभी भी खाने पीने का मन करता है और काफ़ी दिन से जब तबीयत ठीक नहीं थी तो घर में बराबर से कुछ बन भी नहीं पा रहा था। तो अभी थोड़ा आराम है सब कुछ, तो मैं सोची कि स्नैक्स वगैरह बना कर रख दूँ कि कभी अगर मन हो। अभी एकदम से ठीक हुई तो ऐसा नहीं कि भाई फटाफट से काम पे ही लग जाओ। इतने दिन से क्लीनिंग ही बराबर नहीं हो पाती थी, सारा काम ऐसे तैसे पड़ा रहता था, तो क्लीनिंग भी थोड़ी थोड़ी करनी है क्योंकि डेली डेली धूल आती है घर में और जब क्लीन नहीं होता है तो वहाँ पर धूल जमने लग जाती है, जाले वगैरह जमा होने लग जाते हैं। तो ये सारा मेरा बाकी है, इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा थोड़ा एक एक काम जो है करते जाऊँ। एक साथ एक सारे काम नहीं हो पाएंगे, अगर हम बीमार पड़ गए और ठीक हुए तो उठते साथ हम सारा काम नहीं कर सकते हैं। तो आटे से बनाएंगे तो ये हेल्दी भी रहेगा और सेम मैदे की ही तरह बनेगा जिस तरह से मैदे से बनता है। तो पहले मैंने क्या की ना, आटे के अंदर अजवाइन थोड़ा सा डाली हूँ, ज़ीरा डाली हूँ रब करके, उसके बाद ऑयल डाली हूँ, घी भी डाल सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी होगा, मेरे पास घी है नहीं। तो इसे अच्छे से ना रब कर लेंगे और जब तक कि ये एकदम अच्छे से ना मुट्ठी बांधने पर बाइंड नहीं होता है तब तक इसे रब करेंगे। जितना आप इसे रब करेंगे घी ऑयल डालकर उतना अच्छा खस्ता बनेगा ये। तो बचपन से जब भी मैंने ना आटा गूंदना स्टार्ट की थी ना तो इस तरह से गूंदती थी। पहले बीच में एक गड्ढा बना लेती थी, उसमें पानी भरती थी और फिर धीरे धीरे आटा डाल के उसे फोड़ देती थी, कुआं फोड़ देती थी। तो किस तरह से आप लोग ने भी किए होंगे, बचपन में बहुत सारी हरकतें आती है करने के लिए। तो इसका ना टाइट डो लगाना है हमें, एकदम गीला नहीं करना है, नरम भी नहीं करना है, टाइट रखना है। अब इसे छोड़ देंगे 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, जब तक कि दूसरे काम हो तो वो कर लें। ऐसे तो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से ना अहमद कुछ कभी केक मांग रहा है, कभी कुछ, और खाना बराबर नहीं खा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होगी ना तो घूमते फिरते अगर खाते रहेगा तो ये हेल्दी भी है, आटे का बना हुआ है, तो थोड़ा सा कुछ नहीं, रोटी नहीं खाएगा तो कम से कम इसी तरह से उसके पेट में जाते रहेगा। बच्चे लोग नहीं खाते हैं ना तो उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। ऐसे तो मैं झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन उसे खाना खिलाने के लिए मैं बोलती हूँ केक बनाऊंगी, चलो जल्दी जल्दी खा लो। फिर वो कैसे तैसे थोड़ा बहुत खाता है खाना, उसके बाद छोड़ देता है, फिर पीछे लगता है चलो अम्मी केक बनाएंगे। अब 3 से 4 दिन से वो मेरे पीछे पड़ा है और मैं डेली टालते रहती हूँ क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा है अभी कुछ बनाने का। तो फिर आज ये बना रही हूँ, फिर भी वो अभी तो सो गया है, थका हुआ था, बाहर से आया, फिर केक बनाने का है। तो मैं बोली अब ये पहले बना लेती हूँ, फिर किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद तुम्हारा केक बनाएंगे। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम होते जा रहा है, तो इंशाल्लाह से फिर केक भी बनाना है बच्चे के लिए। अब जो मांग रहा है वही नहीं बना पा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने इसे पारी को कट कर ली हूँ। अब इसे हम तेल में छोड़ेंगे, तो इस तरह से ना चम्मच से उठाकर छोड़ दे, एक एक छोड़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इस तरह से ना ये तेल में निकल भी जाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ, तो फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि जब हम डालेंगे ना ये सारे पारे तो तेल जो है ना वैसे ही डाउन हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करना है, पहले हाई फ्लेम ही रखना है क्योंकि अचानक में गर्म तेल में इतने सारे जाएंगे ना तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और हाँ, अगर क्वांटिटी कम है तो फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं इसे पकाना है, वरना फिर ये जल्दी से ना गोल्डन हो जाएंगे
और क्रिस्पी नहीं होंगे फिर। अच्छा, तो आटा वही है, बस इसके ना शेप अलग कर देने हैं, ताकि अगर बच्चों को एक ना पसंद आए तो वो दूसरा उठा कर खा ले। ऐसे ही होता है कभी कभी, टेस्ट से ज़्यादा ना उन्हें कोई चीज़ जैसे कलर, शेप, ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव करती है अपनी तरफ और फिर वो खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या की हूँ ना, रोटी की तरह बेल ली हूँ और फिर फॉक से सब जगह पर कट लगा दी हूँ, जिससे कि जब हम इसे फ्राई करें तो ये पूरी ना बने, जो हम बना रहे हैं वो बने, क्रिस्पी बने। तो इसे मैंने ना बॉटल की ढक्कन की मदद से छोटे छोटे कट कर ली हूँ। अहमद को ये पूड़ी आती है ना, ये बहुत पसंद है। ये हम भेल या सेव पूरी वगैरह खाते हैं ना, ये उसकी इसकी बनी रहती है, तो उसमें से निकाल निकाल के वो बड़े शौक से खाता था। तो मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि अगर वो पारे ना खाए तो ये खा ले। अब उसी आटे में जितने भी आटे बचे थे ना, सबकी मैंने ना पतला पतला बेल कर रोटियां बना ली हूँ। और सब पर क्या करेंगे ना, ऑयल लगाएंगे और एक के ऊपर एक रखते चले जाएंगे। और अच्छा कंजूसी नहीं करेंगे, ऑयल भी जो भी लगाना है वो लगाएंगे अच्छे से। इसी तरह से सारे प्रोसेस कर लेंगे, जितनी भी रोटी बनी है सबको रख लेंगे एक के ऊपर एक। ऊपर की लास्ट वाली बची हुई रोटी पर भी तेल लगाएंगे और इसे रोल आउट कर देंगे, गोल गोल करके रोल बना लेंगे। और बस इसे कट कर लेंगे और थोड़ा सा ना फ्लैट कर करके बस इसे फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। इसे चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, या तो पूरी तरह से डिप कर कर खा सकते हैं, या फिर रूखा सूखा चलते फिरते भी बच्चे लोग खा सकते हैं। मैं फ्राई कर ही रही थी कि अहमद भी सोकर उठ गया और उसके अब्बा भी आ गए थे। तो यहाँ पर ये लोग बैठ के खा रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया, बस मैं बर्तन वगैरह सब धुल रही थी, क्लीन कर रही थी। तो देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे टी के साथ हमारे घर में है ना खाते हैं। इसके अब्बू क्या करते हैं, चाय में ये पारे वगैरह है डाल लेंगे और फिर खा लेंगे। तो इस तरह से ये आटे के स्नैक्स बनाकर 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में।